अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, तो हेडिंग डालिए वुड्स रिएक्शन। अब क्या होती है वुड्स रिएक्शन? बेटा ऐसी तीन रिएक्शंस होती हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। हम खाली डिफरेंस बताएंगे आपको कि क्या क्या डिफरेंस होता है, बाकी बातें आगे हम लोग तीनों की करेंगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। ठीक है ना? तो जो वुड्स रिएक्शन है, सबसे पहली बात ये समझिए, इसमें आयनिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कौन सी? आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है वो प्रीफरेबल होती है। क्या होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें प्रीफरेबल होती है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट का पता चलता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा और हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रीफर करेंगे कंपेयर टू आयनिक मैकेनिज्म। बात क्लियर हुई? आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसकी। चले तो फिर हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, आयनिक एज वेल एज, जल्दी से लिखिए, आयनिक एज वेल एज, आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दोनों तरीके की मैकेनिज्म होती है, वो आयनिक भी होती है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होती है। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज प्रीफरेबल, free radical mechanism is preferable, free radical mechanism is preferable, preferable क्यों? Because it gives major and minor product, major and माइनर प्रोडक्ट। क्यों प्रीफरेबल होती है? क्योंकि इस मैकेनिज्म से हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट का पता चलता है। ठीक है, नोट डाउन किया? चले इसके रिएजेंट की बात करते हैं कि इसका रिएजेंट क्या होता है। तो बेटा जो आपकी वुड्स रिएक्शन हो, चाहे वुड्स फिटिग रिएक्शन हो, चाहे फिटिग रिएक्शन हो, उन सब का रिएजेंट यही होता है। क्या होता है रिएजेंट? रिएजेंट होता है सोडियम, साथ में होता है ड्राई ईथर। क्या होता है साथ में? सोडियम के साथ ड्राई ईथर होता है। कभी भी यहां पर मॉइस्ट ईथर नहीं लेंगे, हमेशा ड्राई ईथर लेंगे। बात क्लियर है? तो सोडियम के साथ में अगर हम ड्राई ईथर लेते हैं तो ये रिएजेंट होता है किसका? वुड्स रिएक्शन का। अब वुड्स रिएक्शन जो होती है वो एल्काइल हैलाइड्स देते हैं। कौन देता है? एल्काइल हैलाइड देते हैं। चले वुड्स रिएक्शन को सीखते हैं। ये एक एल्काइल हैलाइड लिया बेटा हमने, RX। ठीक है, इसमें हमने 2 सोडियम को लिया और इसमें हमने क्या किया? एक XR मतलब कुछ और नहीं है, यही RX को उल्टा करके हमने लिखा। इस फॉर्म में इसलिए लिखा कि हम रिएक्शन को आपको आसानी से समझा पाए। कैसे समझेंगे आप? ये रिएक्शन बताओ किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? जल्दी से बोलो। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो होता कुछ नहीं है, बस इस तरीके से क्या होता है, 2NaX निकल जाता है और ये R और इस R के बीच में बन जाता है बॉन्ड। तो रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RR, प्लस में कौन बनेगा? 2NaX। क्या बनेगा? 2NaX। इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। बेटा याद रखिएगा, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये या तो प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी होगा। टर्सरी एल्काइल हैलाइड हम लोग वुड्स रिएक्शन में नहीं ले सकते, क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड अगर वुड्स रिएक्शन में लिया हमने तो क्या होगा? वो एल्केन नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। अच्छा बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी को लेने के बाद क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये बना है आपका हायर एल्केन? बोलो, हायर एल्केन बना है।
बात क्लियर है। अच्छा, हायर एल्केन तो बना, चलिए मान लीजिए, मान लिया आपकी बात कि हायर एल्केन बना। हमको ये बताओ कि ये सिमेट्रिकल एल्केन है कि अनसिमेट्रिकल एल्केन है। ये सिमेट्रिकल एल्केन बना। क्यों सिमेट्रिकल? ऐसा एल्केन है जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल एल्केन है। कैसा एल्केन है? सिमेट्रिकल एल्केन है। दूसरी बात ये है कि ये जो एल्केन बनता है आपका, वो इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ बनता है। चलिए फिलहाल इतनी बातें करते हैं, और भी बातें हमें वुड्स रिएक्शन के बारे में करनी है। हम अभी इसको वुड्स फिटिंग में कब वुड्स फिटिंग बोलेंगे, कब इसको फिटिंग बोलेंगे, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। उसको जल्दी से आप लोग सीखिए। देखिए, ये जो रिएक्शन है आपकी, ये जो आर ग्रुप आपने लिया है, ये जो आर ग्रुप लिया है, इन एल्काइल ग्रुप के नेचर की वजह से ये 3 रिएक्शंस हो जाती हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। कब हम वुड्स रिएक्शन बोलेंगे? जब ये आर और ये आर दोनों के दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं वो एलिफैटिक होंगे। कैसे होंगे? एलिफैटिक होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बात क्लियर होती है? होती है। चले, अब इसमें क्या हो, एक एल्काइल ग्रुप आपका एलिफैटिक हो, दूसरा एल्काइल ग्रुप आपका एरोमेटिक हो, तो उसमें होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या होती है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बात क्लियर? जब बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की, तो उसमें ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप दोनों क्या हो? एरोमेटिक हो, तो वो होती है आपकी फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन में क्योंकि ये ग्रुप भी एल्काइल है, ये ग्रुप भी ये ग्रुप भी एरोमेटिक होगा और ये ग्रुप भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो ये दोनों ग्रुप आपके एरोमेटिक ग्रुप होंगे, तो क्या बनेगा? बाइफिनाइल बनेगा। क्या बनेगा? बाइफिनाइल बनेगा। हालांकि इन सब की बात हम लोग आगे करेंगे। यहां पर हमने आपको कनेक्ट करके बता दिया कि वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में क्या फर्क होता है ना। बाकी ये रिएजेंट आपका सेम रहेगा, ये बाई प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, बस ये वाला प्रोडक्ट आपका चेंज होता जाएगा ड्यू टू नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, है ना। दोनों एल्काइल तो कौन? जल्दी बोलो। फिटिंग रिएक्शन। दोनों जो हैं एराइल तो कौन? फिटिंग रिएक्शन। जब दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे, मतलब एलिफैटिक होंगे, तो आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे वुड्स रिएक्शन। जब एक एरोमेटिक और एक एलिफैटिक होगा तो बोलोगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जब दोनों के दोनों एरोमेटिक हो जाएंगे तो बोलोगे फिटिंग रिएक्शन। क्या बताओ अब बातें क्लियर हैं? डन। चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो इसमें बताओ, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो जल्दी से। बन रहा है ना, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें होता है। चलें, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट होगा न्यू सीसी बॉन्ड फॉर्म। नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। न्यू सीसी बॉन्ड छूट गया, न्यू सीसी बॉन्ड फॉर्म्ड। नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। चले, दूसरी बात क्या होती है? हमने आपको बताया कि जो वुड्स रिएक्शन है उससे जो एल्केन बना है वो सिमेट्रिकल एल्केन बना है। कहने का मतलब वुड्स रिएक्शन जो होती है वो सिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए तो क्या होती है? अच्छी होती है, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल, वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल, वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, Wurtz reaction is not suitable for the preparation of unsymmetrical alkane. Unsymmetrical alkane. Unsymmetrical alkane. वुड्स रिएक्शन जो होती है वो अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए सुटेबल नहीं होती है। बिकॉज क्यों? बिकॉज a mixture of 3 alkanes are formed. 3 alkanes are formed. Mixture of 3 alkanes are formed.
तीन एल्केन का मिक्सचर बनता है। अभी हम बना के बताते हैं कि कैसे तीन एल्केन का मिक्सचर बनता है। अब उसमें जब तीन एल्केन बने हैं बेटा तो मेजर और माइनर डिसाइड करना पड़ेगा, और मेजर और माइनर जैसे ही डिसाइड करोगे तो तुरंत क्या होगा, मेजर आपका होगा कौन सा वाला, सिमेट्रिकल एल्केन, है ना। इसीलिए वो प्रीफर नहीं की जाती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के प्रिपरेशन में, है ना। चलें, जैसे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे CH3Br हमने लिया और CH3Br के साथ साथ 2Na लिया हमने, और इसके साथ साथ C2H5 लिया, है ना। और इसकी रिएक्शन हमने क्या कराया, ड्राई ईथर के साथ कराई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने पर क्या मिलेगा हमें, रिएक्शन कराने पर यहां से तो 2NaBr को बाहर करना ही करना है ना। तो मिलेगा क्या यहाँ पर, एक इसका अपना प्रोडक्ट मिलेगा, एक इसका अपना प्रोडक्ट मिलेगा, एक इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। तो तीन एल्केन का फॉर्मेशन होगा। वो तीन एल्केन कौन कौन से होंगे, CH3 होगा एक, तो एक और कौन सा होगा, CH3 CH2 होगा, और एक और बनेगा इन दोनों का CH3 CH2 और CH3। बताओ ये तीन एल्केन का मिक्सचर मिला कि नहीं मिला, बात क्लियर कर पाओगे। बोलो जल्दी से। बोला नहीं कोई, रिपीट करें बेटा। फिर हम रिपीट कर रहे हैं। हमने ये बताया वुड्स रिएक्शन जो होती है वो अनसिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि यहां पर तीन एल्केन्स का मिक्सचर बनता है, और तीन एल्केन का मिक्सचर हमने आपको बताया कैसे बना। देखो ये CH3 मिलेगा, ये अगर CH3Br जो है दो सोडियम के साथ रिएक्शन करे तो CH3Br 2Na CH3Br ऐसे होगा, तो क्या 2NaBr निकल के CH3 बनेगा। अब अगर ये हो दोनों बार तो बताओ इससे क्या बनेगा, C2H5 दो बार होगा तो CH3 एक बार C2H5 हो गया, CH2 ये C2H5 हो गया, तो ये बनेगा, है ना। क्या हो, एक ये है तो CH3 और C2H5 मतलब तीन कार्बन का एल्केन बनेगा, तो ये बन गया। तो ये तीनों एल्केन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसीलिए अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना वुड्स रिएक्शन से सूटेबल नहीं है, वो उसको फेवर नहीं करता है। बात क्लियर है। अब हो मेरा बेटा बोलो जल्दी से, बात क्लियर है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलें आगे चलते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि इसमें वुड्स रिएक्शन बताइए कि मतलब इसमें अगर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, ये Cl लगा है, यहाँ पर Br लगा है, सही से देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल ड्राई ईथर के साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा आपका इस तरीके का कंपाउंड, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। नोट कर लिया क्या आपने, अगर इतना नोट हो गया तो बताइए आगे की बात करें। अगर नोट हो गया तो डन लिखिए जल्दी से। क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। एक एल्केन इस तरीके का ले रहे हैं, CH3 CH3CHBr, है ना। इसको हमने 2 टाइम्स लिया है और इसकी रिएक्शन हम 2 सोडियम
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी से बोलो, क्या प्रोडक्ट बनाओगे बेटा? यहां पर CH3 लिखा है, क्या लिखा है? CH3 लिखा है। प्रोडक्ट बोलो। देखो सिंपल प्रोडक्ट बना सकते हो आप, इसी को रिपीट करना है। क्या है? CH, CH, CH3, CH3। अच्छा यहां से ये बताओ, ये जो आपका था ये कौन सा है? सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड है ना? ठीक, सेकेंडरी है ये। कैसा है? सेकेंडरी। तो रिएक्शन तो करेगा क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी करता था। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्या आप इस प्रोडक्ट को समझ पाए? अगर इसका नाम लिखेंगे तो 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन होगा क्या? ब्यूटेन है ना? 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन होगा। अच्छा अगर यही रिएक्शन हम क्या करें, कोशिश करके देख लेते हैं। किसमें कोशिश करेंगे? इसमें कोशिश करेंगे। ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसको हमने 2 ले लिया। इंपॉर्टेंट लिखिएगा इस रिएक्शन पे बेटा, है ना? ये ले लिया हमने। अब क्या किया? सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराई, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराई। तो बताओ इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है? देखिए वुड्स रिएक्शन इसमें होगी नहीं क्योंकि ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ये HCl निकालता है। क्या निकालता है? HCl। और अगर HCl निकालता है तो तुरंत यहाँ CH2 रह जाएगा और ये दोनों, एक एटम यहाँ से एक एटम यहाँ से जा रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़ के यहाँ बनाएंगे कौन सा? डबल बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो जो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, कभी भी आप इस तरीके का आंसर मत बताइएगा कि वुड्स रिएक्शन हो रही है और खुश होकर के आप कहें कि सर आंसर तो इसका आज हम ये बताएंगे, आंसर तो आज हम ये बताएंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। तो इस तरीके का आंसर आपका हो जाएगा गलत, इसको कट कर देंगे। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा अपना CH3 C ऊपर CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोब्यूटीन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? आइसोब्यूटीन बोलेंगे। टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं देते हैं। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, यहां पर हुआ क्या है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्योंकि निकला क्या होगा? HCl, माइनस में HCl निकला, तो इसका नाम क्या दोगे? डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजिनेशन, मतलब हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का रिमूवल। हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। नीचे यहीं पर एक बात और लिख लेंगे इसी के बारे में। वुड्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वुड्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में वुड्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इट गिव एल्कीन। एल्कीन कैसे दी है इसने? आप लोगों ने देखा, इट गिव एल्कीन। क्लियर है बेटा? कौन सी रिएक्शन? आइसोब्यूटीन जो बना है वो कौन सी रिएक्शन देने की बात कर रहे हैं आप? कौन सी रिएक्शन देगा? हाँ, ये इस पे अगर हाइड्रोजिनेशन करा दो निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजिनेशन इस पर हो जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब आइसोब्यूटेन आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वुड्स रिएक्शन की अगर बात करो तो वुड्स रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा, मैसेज भी रिट्रैक्ट कर लिया, क्लियर भी हो गया। चलें, नोट डाउन किया? इतना जल्दी से बोलो। अगर नोट डाउन कर लिया है तो बताओ जल्दी से, आगे चलें हम लोग, आगे चलें। आगे चलें, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। डन, वेरी गुड। चलें आगे की बात करते हैं बेटा। आगे एक रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। हेडिंग डालिए, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है? इसका रिएजेंट बात करते हैं। ठीक है, रिएजेंट। इसका जो रिएजेंट होता है बेटा, इसका रिएजेंट होता है जिंक और कोई इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं। जिंक और कोई इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, ये होगा आपका इसका रिएजेंट। ठीक, टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो भी फ्रैंकलैंड रिएक्शन देते हैं। जैसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन नहीं देते थे, लेकिन अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमें चाहिए तो हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात तो यही लिख लेंगे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड आल्सो गिव, टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आल्सो गिव फ्रैंकलैंड रिएक्शन, also gives फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो भी फ्रैंकलैंड रिएक्शन देते हैं। अब ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती किस तरीके से है? बस कुछ नहीं है, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की ही तरीके से होती है। सिंपली आप इसका एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। क्या होता है यहाँ पर? RX लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं हम? RX लिया, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं और प्लस XR ले लिया, है ना। यहाँ से ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने पर क्या बनेगा बेटा? ध्यान देना, बस ZnX2 यहाँ से निकालो और RR बना दो। क्या बना दो? RR बना दो, प्लस में निकाल दो क्या? ZnX2। क्या निकाल दो? ZnX2। बेटा कभी ऐसे भी लिखा मिले अगर आपको R2ZN, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई एल्काइल जिंक। क्या बोलते हैं? दो बार एल्काइल ग्रुप लगा है तो डाई एल्काइल, और जिंक है तो जिंक, है ना, डाई एल्काइल जिंक। इसको भी हम लोग फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। जल्दी से बोलो, इतना नोट किया आपने और सबको इतनी बातें समझ में आई? कोई बच्चा ऐसा जिसको इतनी बात समझ में ना आई हो, जल्दी से बोलो। अगर किसी को इतनी बात समझ में ना आई हो तो जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। क्लियर है? आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की। एल्केन्स के प्रिपरेशन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कई सारी बातों को सीखा था। आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनको समझा होगा। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। आपको ग्रुप आपको चैनल पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आगे के लेक्चर्स आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस की। बेटा कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है और इससे हम किस किस चीज़ का प्रिपरेशन कर सकते हैं और इससे प्रिपरेशन करने का मेथड क्या होगा, किस तरीके से हम एल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे, सब बातें हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप लोग उनको अच्छे तरीके से सीखेंगे।
तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस को। बेटा ये जो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है, इसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे मेन बात आपको ये याद रखनी है कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कौन सी मैकेनिज्म होती है, जल्दी से बोले, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कौन सी बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो आप लोग सबसे पहला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, इसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, है ना, क्लियर है ये बात, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चले इसके बाद में कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो बात हम बता रहे हैं आप उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। बेटा कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से। किससे कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं HOH की प्रेजेंस में। HOH बोले तो H2O की प्रेजेंस में, H2O के साथ हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस की जहां पर भी बात आती है आपको पता है कि वहां पर इलेक्ट्रोड्स की बात होती है और इलेक्ट्रोड्स हमारे एनोड और कैथोड होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो कुछ हमें प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोड मतलब एनोड पर मिलेंगे, कुछ दूसरे इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड पर मिलेंगे। तो हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा एनोड पर मिलेगा और कौन सा प्रोडक्ट हमारा कैथोड पर मिलेगा और क्या क्या चीजें होंगी, सारी बातों को हम लोग एक एक करके सीखना शुरू करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की अगर हम बेटा बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हम लोग इस तरीके से लिखेंगे RCOONA। बताओ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आप लोगों को समझ में आता है, आता है। चले हमने इसको क्या किया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को 2 टाइम्स लिख लिया, 2 बार लिख लिया, जिससे कि हम आपको बात को, अपनी बात जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझा पाएं। हम इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। हमने बताया कि HOH मतलब H2O के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसकी, है ना। क्या होता है जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। इसको हम इस फॉर्म में 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। कितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, है ना। यहां से इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो बनेगा अपना RR। क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, RR मतलब हायर एल्केन बनेगा। तो जो बनता है उसको हम बनाते जाते हैं और आप लोग समझने की कोशिश करते जाइए। यहां से बना RR, है ना। यहां से बना CO2। क्या बना, CO2। कितने बार CO2 बनेगा बेटा, 2 CO2 बनेगा, है ना। अच्छा इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये Na इस H2O के OH के साथ क्या बना देगा, H और ये OH और ये Na मिलकर के बन जाएगा NaOH। कितने बार बनेगा, 2 टाइम्स NaOH। तो आपने लिखा 2 NaOH। और क्या बनेगा, और बेटा ये जो हाइड्रोजन बचा, क्योंकि 2 टाइम्स OH यूज हुआ है वहां पर, तो इस H2O को 2 लिया गया होगा, तो H प्लस और H प्लस मतलब क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। आपने सीखा कि कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की H2O के साथ में, तो हमें 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं बेटा, 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, है ना। अब ये 4 जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, इसमें से ये 2 प्रोडक्ट और ये 2 प्रोडक्ट आप लोग देखेंगे जो हमारे एल्केन, ये क्या है एल्केन, और CO2 ये हमें मिलते हैं एनोड पर और ये हमको मिलते हैं कैथोड पर। कैथोड पर बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग भूल ना जाएं, इसके लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो कि जो आपका कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है, ये कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस सिमेट्रिकल एल्केन्स, सिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड सिमेट्रिकल एल्काइंस के प्रिपरेशन के लिए यूजफुल है। मतलब हम इससे सिमेट्रिकल एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड सिमेट्रिकल एल्काइंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बातें करेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्कीन एंड सिमेट्रिकल एल्काइंस का प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से। तो जब कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे एल्केन की बात करें, चाहे एल्कीन की, चाहे एल्काइन की, तो सब में A आता है और सब के सब CO2 के साथ में एनोड पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे, एनोड पर। मतलब जो एनोड पर बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो या तो एल्केन या
या तो एल्कीन या तो एल्काइन जो भी हम बना रहे होंगे वो होगा, और साथ में CO2 वो एल्कीन एल्काइन के साथ CO2 वो एनोड पर मिलेगा, और जो आपका NaOH और H2 होगा वो कहां पर मिलने वाला है, वो कैथोड पर मिलेगा। बात क्लियर हुई? चलें, ये तो हमने आपको जनरल समझा दिया, अब हम आपको इसका एक एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमें इससे एल्कीन बनानी हो, क्या बनाना हो, एल्कीन बनानी हो। हालांकि हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि तीनों बना सकते हैं, तो हम बात कर लेते हैं। एल्कीन बनानी हो तो हम क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सॉल्ट ले लेंगे। कौन सा सॉल्ट, ये सॉल्ट ले लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम सक्सीनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम सक्सीनेट बोलेंगे। चलें, तो यहां पर हमने फिर क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस कराई। क्या कराया बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कराई, HOH के साथ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सक्सीनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सक्सीनेट, है ना, सोडियम सक्सीनेट है ये। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो फिर क्या करना है, ये दोनों बॉन्ड मिलके, बताओ पहले कोई बॉन्ड इन दोनों के बीच में नहीं था, तो यहाँ ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बन गया यहाँ RR के बीच में, यहाँ एक पहले से प्रेजेंट है, बताओ इसमें एक और बॉन्ड बनेगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड यहाँ से NaOH और H2 बनेगा। तो आंसर हुआ हमारा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस में क्या बनेगा, 2 CO2 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, 2 NaOH बनेगा, एंड साथ में क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। जल्दी से बोलो, इसमें ये दोनों चीज कहां मिली होंगी हमको, एनोड पर मिली होंगी ना, बात समझ में आ रही है। चले, ये दोनों चीजें कहां मिली होंगी, हमें कैथोड पर मिली होंगी। बात क्लियर है सबको, एकदम क्लियर है ना, जल्दी से नोट करिए। और एक बात और हम लोग सीख लेते हैं बेटा, हमने इससे एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया, हमने इससे एल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया, तो हम इससे एल्काइन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्कीन एंड सिमेट्रिकल एल्काइन सब हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। हम यहां पर ले लेते हैं CH सिंगल बॉन्ड COONA, यहां लेंगे हम डबल बॉन्ड CH COONA, क्या लेंगे, COONA, है ना। इसकी हम लोग क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, किसके साथ में, HOH के साथ में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, है ना। अब अगर HOH के साथ में इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं बेटा, इसका नाम जो होता है वो होता है सोडियम मैलिएट। क्या नाम है, सोडियम मैलिएट, है ना। चले, अब जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, यहां से क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में मिलेगा 2 CO2, प्लस में मिलेगा 2 NaOH एंड, और इसके साथ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। बताओ जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो कि ये कहां मिला होगा आपको, ये मिला होगा बेटा एनोड पर, और ये मिला होगा कहां पर, कैथोड पर। क्या बात क्लियर होती है, जल्दी से बोलो, बात क्लियर हो रही है। अगर हाँ, बात अगर क्लियर हो रही है तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। अगर नोट डाउन हो जाए तो डन करना। अगर नोट डाउन हो जाए तो जल्दी से डन लिखो, फिर हम लोग आगे बोलते हैं, आगे की बात करते हैं। डन, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, एक पॉइंट लिख लेंगे, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्या, एल्केन्स, सिमेट्रिकल एल्केन्स कॉमा एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्या क्या बना सकते हैं हम इससे, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्कीन एंड सिमेट्रिकल एल्काइंस बना सकते हैं।
एक सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में बनता है, जो आपसे पूछा जाता है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया तो समझ लीजिए कि आप ये करके आ रहे हैं, आप देखते हुए सारी चीजों को गलत करके आ रहे हैं। गलती मत करिएगा। क्या गलती मत करिएगा? अभी आपने जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस देखी थी, जल्दी से बताओ, क्या इसमें हर एक रिएक्शन में वाई प्रोडक्ट में कैथोड पर NaOH मिलेगा? जल्दी से बोलो, क्या NaOH मिलेगा हर एक रिएक्शन में? मिलेगा। अगर रिएक्शन में NaOH मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट साइड में NaOH मिलेगा, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस pH ऑफ द मीडियम, आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। अगर हम बात करते हैं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के समय मीडियम का pH क्या होता है, तो आंसर क्या दोगे? जल्दी से बोलो। ड्यूरिंग द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस pH ऑफ द मीडियम कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता बेटा क्योंकि NaOH का फॉर्मेशन होता है, और NaOH जो होता है वो एक बेस होता है। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस pH ऑफ मीडियम continuously increases due to formation of NaOH, due to formation of NaOH। किसके फॉर्मेशन की वजह से? NaOH के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? मीडियम का pH कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। क्या बात क्लियर है? चलें आगे चलते हैं बेटा। ये था हमारा किसके बारे में? कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस, मतलब कोरेहाउस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोरेहाउस रिएक्शन से हम लोग एल्केन्स का प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, अभी तक हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे उन रिएक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा था ज्यादातर रिएक्शंस ऐसी थी जिसमें हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन्स का प्रिपरेशन कर पा रहे थे, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये रिएक्शन कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिससे हम लोग सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो जल्दी से पहला पॉइंट हम लोग कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस में लिखेंगे, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ symmetrical as well as unsymmetrical as well as unsymmetrical alkanes। इससे हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके के एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक बात आपको और याद रखनी है इसमें कि ये जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, तो इनको देखने के लिए आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर को जल्दी से जाएंगे, चैनल पर जा करके देख लेंगे, तो आप वहाँ से सब बातों को क्लियर कर पाएंगे। इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बेनाइन होता है। क्या होता है बेटा? इंटरमीडिएट इज
कार्बेनाइन। जल्दी से इतना नोट करिए, अगर इतनी बात नोट हो जाए तो हम लोग इसके रिएजेंट के बारे में बात करते हैं और इसमें किस तरीके से रिएक्शन होती है, किस तरीके से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हो गया, डन। चलें आगे बात करते हैं। हम पहले इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका जो रिएजेंट है वो कैसे बनाएंगे। RX, ये RX लिया हमने, इसकी रिएक्शन करा रहे हम लिथियम आयोडाइड के साथ में। किसके साथ में? लिथियम आयोडाइड के साथ में, और साथ में होगा CuI, कॉपर आयोडाइड। तो रिएक्शन से हमारा बनता है R2LiCu। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस R2LiCu को हम लोग बोलते हैं डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट। क्या बोलेंगे? डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट, डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट, है ना। दूसरी चीज, इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गिलमैन्स रिएजेंट बोलेंगे, है ना, गिलमैन्स रिएजेंट। ठीक है, चले अब इससे हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। R2LiCu ये लिया हमने, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं RX के साथ में। RX बोले तो क्या होगा बेटा? RX मतलब एल्काइल हैलाइड। क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। यहां से क्या होगा? यहां से अगर देखोगे तो आपको मिलेगा क्या बेटा? R माइनस मिलेगा। तभी तो हमने बोला कि इसका इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बेनाइन होता है। क्या होता है? कार्बेनाइन। अगर यहां से देखोगे तो ये माइनस मिलेगा, है ना। तो क्या होगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलेगा तो क्या बनेगा? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएगी ये बात कि यहां से मिल करके बनने वाला है R और R। क्या बनने वाला है? R और R बनने वाला है। और ये कैसा है? ये तो आपका सिमेट्रिकल दिख रहा होगा ना आपको। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि दोनों जो R हैं वो सेम हैं। दोनों के दोनों R क्या हैं? सेम हैं। तो ये सिमेट्रिकल हुआ। हमें क्या करना है? इससे अनसिमेट्रिकल बनाना है। तो अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे? CH3 का होल ट्वाइस, दोनों का एल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट ले लेते हैं, LiCu, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी मान लो C2H5Cl के साथ में। तो जल्दी से बताओ, यहां से क्या मिलेगा हमें? एल्काइल ग्रुप CH3 मिलेगा, और यहां से एल्काइल ग्रुप कौन सा मिलेगा? C2H5 मिलेगा। तो यहां से जो आंसर मिलने वाला है आपको वो क्या मिलेगा बेटा? C2H5CH3 मिलेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे कि अब की बार जो मिला है हमें वो अनसिमेट्रिकल एल्केन मिला है। बेटा अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन हमें बनाना होगा तो हम क्या यूज कर लेंगे? हम यही बात यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे? हमें कोरेहाउस सिंथेसिस यूज करना है। अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए कोरेहाउस सिंथेसिस यूज करना है, कोरेहाउस रिएक्शन यूज करना है। ठीक है, हम आपको कार्बन के नंबर को बढ़ाना, कार्बन के नंबर को घटाना सब कुछ सिखाएंगे। किस तरीके से आप कार्बन के नंबर को बढ़ा सकते हैं, कार्बन के नंबर को घटा सकते हैं। जिस टाइप की कन्वर्जेंस रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए जल्दी से इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। जल्दी से बोलें, जल्दी से आगे चलें। डन। चलिए आगे चलते हैं। बेटा एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ CH4 ओनली। क्वेश्चन है आपका, प्रिपरेशन ऑफ CH4 ओनली। पहला ऑप्शन है आपका सेबाथियर-सैंडेरेंस रिएक्शन।
सबातियर सेंडेरेंस रिएक्शन, सबातियर सेंडेरेंस रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका वुड्स रिएक्शन। तीसरा ऑप्शन है आपका कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। फोर्थ ऑप्शन है आपका डी कार्बोक्सिलेशन। जल्दी से आंसर करिए, डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे CH4 को बनाया जा सकता है, जिससे CH4 को बनाया जा सकता है, जल्दी से बताएं। डीकार्बोक्सिलेशन, सूफिया खातून ने बताया, हुदा ने बताया। थर्ड नहीं बेटा, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोगों ने अभी पढ़ा। कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस हमने आपको बताया कि सिमेट्रिकल एल्केन बन सकता है। डी कार्बोक्सिलेशन से बिल्कुल सही आंसर है। डी कार्बोक्सिलेशन से हम लोग मीथेन बना सकते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन हम लोगों ने एल्केन के पार्ट नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। आप लोग वहां से अच्छे तरीके से सीखिएगा, है ना। हमने ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा कि आप पिछले का पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पिछली बातें आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। क्योंकि अगर आपको पिछले की बातें नहीं पता है, पीछे की बातें नहीं पता होंगी, तो आगे कनेक्ट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो सीरीज होती है। अगर आप उस सीरीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको अटेंड कर लीजिए। क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है। कभी कोई आता है तो कभी अगले दिन वो सेम स्टूडेंट रिपीट नहीं होता है, नया स्टूडेंट रिपीट होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप ऐसे करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है, समझना है चीज़ों को, तो इस सीरीज में सही तरीके से, सही ढंग से, रेगुलर होकर के सीखने की कोशिश करिए। आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सारी चीज़ों को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। अगर इरेगुलरिटी के साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि कोशिश ही मत करिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इरेगुलर होकर के आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बात हो सकता है थोड़ी सी खराब लगे, लेकिन अगर खराब लगेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगने दीजिए। लेकिन सिखाने के लिए और सीखने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा। चलें, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोलिसिस से मीथेन का फॉर्मेशन होता है, या एल्केन्स मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का कुछ किसी का भी फॉर्मेशन होता है। सीधे हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो यहाँ से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सीधे सिंपल समझिएगा, OH यहाँ का एल्युमिनियम के साथ मिलकर के, भाई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट वाली बात समझ में आती है ना। अगर देखो तो एल्युमिनियम पॉजिटिव में होगा और OH यहाँ से नेगेटिव में होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये कार्बन यहाँ से नेगेटिव में, हाइड्रोजन पॉजिटिव में मिल करके ये क्या करेगा, CH4 बनाएगा। क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा। बैलेंसिंग रिएक्शन अगर लिखनी होगी तो आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं। सीधे सीधे यहाँ पर 3 कार्बन, उसको बैलेंस करेंगे, यहाँ से एल्युमिनियम 4 है, इसको बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट मेरे हिसाब से 12 आ जाएगा, है ना। तो अगर बैलेंस करना होगा तो आप लोग जानते हैं, हालांकि मैं यहां पर बैलेंस नहीं कर रहा हूं चीजों को। Ve2C बेरिलियम कार्बाइड की अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, फिर सेम बात होगी, वही BeOH का होल ट्वाइस बनेगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा अपना CH4। क्या बनेगा बेटा, CH4 बनेगा, है ना। चले, अगर हम क्या करते हैं CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं HOH के साथ। हाइड्रोलिसिस का मतलब हम आपको पहले से बता चुके हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद H2O। तो यहां से बनता है एसिटाइलिन प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? जल्दी से इन 3 रिएक्शंस को लिखो। एक और रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं Mg2C3 की,
मैग्नीशियम कार्बाइड बोलेंगे। इसकी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस से 3 कार्बन की एल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH ये बनता है, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस ये बनेगा, है ना। अगर नोट हो जाए तो जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे की बात करें। एल्केन्स का जो भी प्रिपरेशन था, जितने भी तरीके हम लोगों को पढ़ने थे, एल्केन्स को हम लोग जिस जिस तरीके से प्रिपेयर कर सकते थे, नियर अबाउट हमने आपको सारे के सारे तरीके बता दिए हैं। आप लोग सभी तरीकों को कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली। अब हम लोग एल्केन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जल्दी से अगर ये नोट हो गया तो आगे की बातें करें हम लोग प्रॉपर्टीज की। बोलो जल्दी से। डन डन। हाँ, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। आप लोग इस तरीके से समझेंगे कि कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक के जितने भी एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। और कार्बन नंबर 5 से लेकर के कार्बन नंबर 17 तक के जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और कार्बन नंबर 18 से लेकर के अबव कार्बन्स में जितने भी आपके एल्केन्स होंगे वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? सॉलिड फॉर्म में। तो बड़ी शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं। C1 से लेकर के C4 तक के, मतलब 1 से लेकर 4 कार्बन तक के जो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। और जो कार्बन नंबर 5 से लेकर के कार्बन नंबर 17 तक के होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में बेटा? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और अगर आगे की बात करते हैं C18 से लेकर के अबव, है ना, आगे की बात करते हैं कंटिन्यूअस, तो ये जो होते हैं आपके किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। एलपीजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी किसका मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसको याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। किसका मिक्सचर होता है? नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। स्मॉल अमाउंट में प्रोपेन भी पाया जाता है। एंड आगे कंटिन्यू कर लो। एंड propane may be present in small amount, may be present in small amount, may be present in small amount। ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें लीकेज होती है, उसकी लीकेज को रोकने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं? तो लीकेज को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं इथाइल मरकैप्टेन का। किसका यूज करते हैं? इथाइल मरकैप्टेन का यूज करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए C2H5SH, इसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन added to LPG cylinder, added to LPG cylinder to detect leakage, to detect leakage।
किसको डिटेक्ट करने के लिए? लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इथाइल मरकैप्टेन को ऐड कर देते हैं किसमें? सिलेंडर्स में। किसमें? एलपीजी सिलेंडर्स जो होते हैं उसमें इथाइल मरकैप्टेन ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा पाएं कि लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर इतना नोट हो जाए तो जल्दी से बोलिए, फिर आगे चलें। चलिए आगे की बात करते हैं। बेटा अब हम लोग बात करते हैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। दो बातें बताएंगे, दोनों बातों को बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा, क्योंकि ये दोनों बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे के सभी चैप्टर्स में यूजफुल होंगी आपके लिए। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा? मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो सेम हो जाता है। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है तो आप लोग जानते हैं उनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर आइसोमेरिक एल्केन हो तो हम क्या करेंगे, तो आइसोमेरिक एल्केन्स में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। आइसोमेरिक एल्केन्स अगर हैं मतलब उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम उस केस में देखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, इन आइसोमेरिक एल्केन्स, इन आइसोमेरिक एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्या लिखा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर हम बात करते हैं आइसोमेरिक एल्केन्स की, तो आइसोमेरिक एल्केन्स को कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही कम। क्या होगा? उतना ही कम होगा। क्या बात आप लोगों को समझ में आ गई है? जल्दी से बताएं। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहां पर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहां लिया नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन। जल्दी से बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? ये है 1, ये है 2, ये है 3। बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ जल्दी से क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, नॉर्मल ब्यूटेन कर लो 4th। बताओ जल्दी से। नहीं बताया किसी ने अभी तक। बेटा इसमें कार्बन के नंबर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें कार्बन का नंबर है कितना? 7, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4 कार्बन। तो अगर कार्बन कम है मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मास भी कम होगा, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा, है ना। किसका ऑर्डर बनाया हमने? ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाया, याद रखिएगा। कैसे बना? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। उबैदुर रहमान बिल्कुल सही आंसर है बेटा। चलें आइसोमेरिक, इन आइसोमेरिक एल्केन्स मतलब क्या? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट हम तभी लगाएंगे जब मॉलिक्यूलर वेट जो है इक्वल हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट इक्वल नहीं है तो उस केस में हम लोग पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तब हम किससे सॉल्व करेंगे? तब इससे सॉल्व करेंगे। अगर पहले आपने इससे सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़े। अरेंज द फॉलोइंग लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following
अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ arrange the following in decreasing order of boiling point. Arrange the following in decreasing order of boiling point. दिया है आपको नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, तीसरा आपको दिया है 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, चौथा आपको दिया है नियोपेंटेन। जल्दी से बनाएं ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अरेंज करिए जल्दी से। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 बता रहे हैं। 1 2 3 4 कौन से कॉन्सेप्ट से लगा रहे हो, जल्दी बोलो। गलत बात है, 1 2 3 4 नहीं होगा। सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखो बेटा, नॉर्मल पेंटेन का मतलब ये हुआ 5 कार्बन सीधे एक लाइन में। आइसोपेंटेन का मतलब हुआ कि कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा होगा, है ना, ये हो गया आइसोपेंटेन। 2-मिथाइल प्रोपेन का मतलब ये हुआ इस तरीके से, है ना। नियोपेंटेन का मतलब बेटा इस तरीके से हुआ, कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप, ये है ना। तो जल्दी से पहले ध्यान दो, अगर ध्यान दे पा रहे हो तो देखो, यहाँ 5 कार्बन हैं, यहाँ भी 5 कार्बन हैं, यहाँ पर भी 5 कार्बन हैं, और यहाँ पर भी 5 कार्बन हैं। नहीं, यहाँ पर 5 कार्बन नहीं है। कितने हैं? 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना। तो यहाँ पर है 4 कार्बन। और बताओ 4 कार्बन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो थर्ड का मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। बात क्लियर हो रही है। फिर इसके बाद इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5, इसमें भी 5, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, आइसोमेरिक एल्केन्स हो गए। और आइसोमेरिक एल्केन्स में हमें कैसे सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है किस तरीके से? ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, हम यहां पर लगाएंगे बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बीपी फॉर ब्लड प्रेशर ना, नहीं भाई, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर देखो नो ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग नहीं होगी, ब्रांचिंग कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहले का तो होना चाहिए सबसे ज्यादा। बात क्लियर। फिर दूसरे वाले में देखते हैं और चौथे वाले में देखते हैं। यही दो तो बचे हैं, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन। इसमें सिर्फ एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच हैं, ब्रांचिंग ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब फोर्थ वाले का बॉइलिंग पॉइंट होगा कम और इससे ज्यादा होगा सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बनेगा अपना बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या समझ में आया? जल्दी से बोलो, क्या समझ में आया आप लोगों को? आ गया समझ में? सूफिया को समझ में आ गया और बाकी किसी को नहीं आया? चलें आगे चलें फिर, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ये जितनी भी आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं?
फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बेटा एक बात ये याद रखनी है आपको, क्या होता है जिनमें इवन नंबर कार्बन होते हैं, इवन नंबर बोले तो 2 4 6 8 10 ऐसे ही तो इवन नंबर होते हैं, जिनमें इवन नंबर में होंगे कार्बन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा जस्ट हायर ऑड नंबर से और जस्ट लोअर ऑड नंबर से। मतलब इवन नंबर वाले का क्या होगा, हायर होगा। तो हम कैसे समझेंगे इस बात को, पहले तो इस पॉइंट को लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन्स, एल्केन्स having even number of carbon, even number of carbon have higher melting point than just higher and just lower than just higher and just lower odd number, just lower odd number है ना, just lower odd number of carbon, odd number of carbon है ना, ये चीज हो गई। अच्छा, इसमें क्या होता है, किस तरीके से हम ये बात कह रहे हैं इसको समझिएगा। जैसे कि यहां पर हमने एक ये कंपाउंड ऐसे बनाया है ना, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन है। अगर इसी को हम क्या करते हैं, ऑड नंबर में बना लेते हैं, तो ऑड नंबर में क्या होगा, ऑड नंबर में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इधर लगेगा, इसमें क्या होगा, इधर लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से ऐसा होता है, बात समझ में आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए इवन नंबर का क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, अपोजिट में है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम साइड में है। तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर है। इसी तरीके से जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं नियोपेंटेन की, और हम बात कर रहे हैं नॉर्मल पेंटेन की, और बात कर रहे हैं हम आइसोपेंटेन की। तो इन सब में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका वो किसका सबसे ज्यादा होगा, इसका नियो का सबसे ज्यादा होगा। क्यों नियो का सबसे ज्यादा होगा, ड्यू टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये क्या होता है, नियो अभी आप लोगों ने देखा था बहुत छोटे से उसमें होगा, ड्यू टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बात थी आपकी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इस ऑर्डर को भी आप लोग समझ गए। इस तरीके से ये होता है अपना मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक, तो हम लोगों ने आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया है। कल से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी हम लोगों को प्रिपरेशन के मेथड पढ़ने थे वो सारे के सारे मेथड्स आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं।